जो देसी बीज होते थे हमारे, उसके बाद हाइब्रिड आए, उसके बाद जीएम की बात आई, अब जीनोम एडिटिंग की बात आई। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इनमें जो अंतर है वो अगर बता दें हमारे किसान साथियों को और आम लोगों को भी, क्योंकि ये तो जो लोग भी अन्न खाते हैं सबका वास्ता है खेती किसानी से, कोई माने या ना माने। तो सबको अगर आप बताएंगे कि देसी और हाइब्रिड और उसके बाद जीएम फसलों की बात हुई, फिर जीनोम एडिटिंग की बात हुई, तो अंतर क्या है इन सारी चीज़ों में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज तक को, किसान तक को, कि आप लोगों ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और जो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि हमें ये जो नई टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, समय समय पर उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, और क्यों नहीं हम जो पुराने बीज अपने घरों में या किसान भाई बहनों के पास जो होते थे उन्हीं के साथ हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए जी। क्यों उन बीज को हमें नई किस्मों से बदलाव करना पड़ा, और क्यों हमें आज जो हम बात कर रहे हैं जीएम टेक्नोलॉजी की या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी की, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें, हमारी जो जनसंख्या है आज 140 करोड़ से ज़्यादा है, और किसी समय में जब 1970 की अगर हम बात करें तो हमारी प्रोडक्शन 100 मिलियन टन्स तक थी, और तब ग्रीन रिवोल्यूशन की वैरायटीज़ आई, तो उससे हमारी बढ़कर प्रोडक्शन अब जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन 350 मिलियन टन हो गई है। तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें इन जनरल वीट या राइस की, ऑन एन एवरेज, तो 0.7 मतलब 0.7 टन पर हेक्टेयर होती थी, जो कि अब बढ़कर 2.5 से 3 से 3.5 4 टन भी पर हेक्टेयर हो गई है। तो ये हमें बदलाव करना पड़ा कि जो हमारे पहले जो देसी बीज होते थे वो बीज अभी भी हैं हमारे पास, बहुत बिल्कुल अच्छे है, हैं, संरक्षित है, संरक्षित हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में दुनिया जिसके का, आप डायरेक्टर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में जो नेशनल जीन बैंक है वो सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का। और वो हमारे पास सब कंजर्व संरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और हमें हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बहुत बढ़ानी थी। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन से, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारी बहुत सी नई किस्में तैयार हुई, खास करके गेहूं और चावल में, और हमारी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, और हम एक तरह से आत्मनिर्भर बन गए, जो कि पहले जैसे आपने बताया अमेरिका से भी हमें वो गेहूं मंगवानी पड़ती थी। बिल्कुल। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का, जिसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बॉर्डलो का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल। और लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम आज अब बात कर रहे हैं तो उस समय 1960-70 के दशक में ये जो वैरायटीज़ हमने जो बनाई, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ साइंटिस्ट ने जो बनाई प्लांट ब्रीडिंग एक मेथड के द्वारा, तो वो रिस्पॉन्सिव थी टू फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। हमें मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इरिगेशंस की जरूरत पड़ती थी, पड़ती अभी भी पड़ती अभी है, भी पड़ती है। और फर्टिलाइजर भी बहुत देना पड़ता था और अभी भी देना पड़ता है जी। लेकिन उसके चलते कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उस पर भी, और ओवरऑल एनवायरनमेंट पर भी। जी। अब क्योंकि हमें प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ानी है, उसकी ज़रूरत है, हमारी पॉपुलेशन जैसे हमने बताया 140 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें नेचुरली प्रोडक्टिविटी, जिसको हम पर टन इन टर्म्स ऑफ टन्स पर हेक्टेयर जो जी। बोलते हैं, जी। और लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंड कमोबेश कम ही हो रही है। कमी हो रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए तो ये हमेशा एक ज़रूरत हमारी ये बढ़ जाती है कि भाई कन्वेंशनल प्लान ब्रीडिंग जिसके द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन आई, उसके बाद हम कौन से ऐसे तरीके हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजे हैं, खोज रहे हैं, लगातार रिसर्च हो रही है, तो क्यों ना भारत भी उसका फ़ायदा उठाए, जैसे पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है उस टेक्नोलॉजी का। जैसे हम लोग, नॉर्मन बॉरलॉग ने ही तो वो काम शुरू किया था, बिल्कुल। जिसका फ़ायदा हमने उठाया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा बाकी सभी साइंटिस्ट ने उसमें सहयोग किया, और नई नई किस्में चावल और गेहूं की बनी। तो अब हमें जीएम टेक्नोलॉजी की तरफ जाना इसलिए पड़ रहा है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, जीएम टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा से बता दूं, दर्शकों को भी, सभी भाई बहनों को जो हमारे पास जनरल पब्लिक या किसान भाई बहनों को भी, कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो जिसके द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, कि उसमें जैसे गेहूं का एक किस्म दूसरी गेहूं की किस्म से क्रॉस करते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको हम बढ़ाते हैं,
और नई किस्में तैयार करते हैं और उसमें करीब करीब 10-12 साल लगते हैं। इसी एक तरह कोई वैरायटी बनाने में कोई एक वैरायटी में बनाने में 10-12 साल 10-12 साल लग जाते हैं इस ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा है। जिसके जरिए हमने हरित क्रांति की। हाँ जी, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है, ऐसी बात नहीं, आज भी वो बिल्कुल प्रचलित है और हर एक इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इन इंडिया में वो सब काम हो रहा है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी दूसरी जब आ गई हमारे यहाँ, जीएम टेक्नोलॉजी आ गई जो 1980-90 के दशक में तैयार हो गई थी और 90 के बाद साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहला ट्रांसजेनिक 1995-96 में बना, वो जीएम क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। उस टेक्नोलॉजी में फ़ायदे ये हुए उस टेक्नोलॉजी से कि बहुत से जीन्स जो कि एक पौधे में नहीं है, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या है कि गेहूं का जीन गेहूं में ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ। या चावल का चावल में कर सकते हैं।